ईरानी हमले के 6 दिन बाद इजरायल ने कथित रूप से बदला लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 85वें जन्मदिन पर इजरायल की सेना ने ईरान के इस्फहान स्थित सैन्य हवाई अड्डे समेत 8 शहरों पर हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया ने भी हमलों की तस्दीक की और बताया कि इस्फहान में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। साथ ही आसमान में ड्रोन्स भी नजर आए, जबकि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यही नहीं, ईरानी मीडिया ने इस्फहान पर हुए हमले की खबर को छोटी घटना बताने की कोशिश की। ईरानी मीडिया ने बताया कि इस्फहान के आसपास में 3 ड्रोन देखे गए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और तीनों ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने बाद में कहा कि इस्फहान में हालात सामान्य हैं और कोई जमीनी विस्फोट नहीं हुआ। ईरानी अधिकारियों ने शुरू में उड़ानें रोक दी और अपने हवाई क्षेत्र को साफ कर दिया, लेकिन बाद में उड़ानों पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या इजरायल ने ईरान पर हमला किया भी था या विद्रोही गुटों ने ईरान पर धावा बोला? तो हम आपको बता दें कि इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी कि ईरान पर ड्रोन हमला किया गया था और इसका मकसद उसे ये बताना था कि इजरायल चाहे तो ईरान में घुसकर तबाही मचा सकता है। वहीं एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि हमले से एक दिन पहले यानी गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के हमले और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर चर्चा की थी। हालांकि पेंटागन के बयान में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ अमेरिकी न्यूज चैनलों ने दावा किया कि इजरायल ने गुरुवार को ही अमेरिका से कह दिया था कि वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ईरान पर अटैक करेगा। वहीं अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद सैन्य हवाई अड्डे को जानबूझकर टारगेट किया गया है। इजरायली अधिकारियों की माने तो उनकी सेना का मकसद ईरान को ये समझाना था कि वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। वैसे आपको बता दें कि इस्फहान में जिस हवाई अड्डे पर इजरायल ने कथित हमला किया, वहां अमेरिका में बने F-14 टॉम कैट्स का बेड़ा है, जिसे 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था। यही नहीं, इस सैन्य हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर ईरान की कई परमाणु ठिकाने भी हैं, जिनमें शामिल है अरक, फोर्डो, नतांज, बुशहर और इस्फहान। हालांकि ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। अब यहाँ आपको ईरान के एक शहर का नाम प्रमुखता से सुनाई दिया होगा। जी हाँ, इस्फहान शहर का ये नाम, ये वही इस्फहान शहर है जहाँ इजरायल ने कथित रूप से सबसे बड़ा हमला किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजरायली सेना ने ईरान के इसी शहर को आखिर क्यों चुना? साथ ही ईरान ने इजरायल को आतंकी राष्ट्र करार देने के साथ आगाह किया कि अगर उसने ईरान से भिड़ने की जरूरत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने इजरायल का पक्ष लेते हुए ईरान पर पलटवार किया। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट समेत यूरोपीय देशों के माथे पर बल पड़ गए हैं। तेल के दामों में आग लगने की संभावना से दुनिया के कई देश अभी से परेशान नजर आने लगे हैं। अब यहाँ आपको ईरान के एक शहर का नाम प्रमुखता से सुनाई दिया होगा। जी हाँ, इस्फहान शहर का नाम है। ये वही शहर है जहाँ इजरायल ने कथित रूप से सबसे बड़ा हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि इजरायली सेना ने ईरान के इसी शहर को क्यों चुना? दरअसल ईरान का इस्फहान शहर देश के मध्यवर्ती इलाके में है और इराक के काफी पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस शहर में ऐसे कई अहम लक्ष्य हैं जिन्हें इजरायल निशाना बना सकता है। इस्फहान में एक सैन्य एयरबेस और एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री भी है। इसके अलावा वहां चीन का बनाया हुआ विशाल परमाणु रिएक्टर और फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट भी है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमले की बात सही है तो इससे पहले भी जनवरी 2023 में इजरायल ने इस्फहान को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया था। टेंशन की बात यह है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग अगर और ज्यादा विकराल रूप इख्तियार करती है तो दुनिया के बाकी देशों समेत इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, लिहाजा ईरान इजरायल के बीच अगर जंग बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। भारत के ईरान और इजरायल से होने वाले आयात निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत ईरान से तेल के अलावा कई सामान खरीदता है। ईरान से सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। इस आयात पर युद्ध का सीधा असर होगा। वहीं भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, कॉफी और चीनी का निर्यात करता है। अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो निर्यात पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत इजरायल से सैन्य साजो सामान के साथ मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिक उपकरण, उर्वरक और रासायनिक उत्पाद आयात करता है। इस आयात पर भी जंग का सीधा असर देखने को मिलेगा।
रक्षा क्षेत्र में इजरायल के साथ हुए कई समझौते हैं। भारत के एमएसएमई सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने में इजरायल ने काफी मदद की है, लेकिन युद्ध की वजह से एमएसएमई सेक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस युद्ध से शेयर बाजार में गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका मिला जुला असर देखने को मिला है, जबकि खाड़ी देशों में 87 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनकी जान युद्ध की वजह से खतरे में पड़ सकती है और सरकार को उन्हें बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब से कुछ देर पहले 102 सीटों पर मतदान हुआ है और शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में 57% वोटिंग हुई है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो 53.56% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 63% लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले। वहीं मध्य प्रदेश में भी 63.25% लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद सबसे ज्यादा 77.57% वोटिंग हुई, जबकि बिहार में सबसे कम 46% मतदान हुआ। वहीं राजस्थान में शाम 6 बजे तक 50.27% वोटिंग हुई। आगे बढ़ेंगे। पहले चरण के मतदान के बाद कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। कई दिग्गज उम्मीदवार वोट डालने के लिए सुबह ही मतदान केंद्र पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। और इन्हीं में से एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे, जिन्होंने नागपुर के टाउन हॉल के एक मैदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ वोट डाला और मतदान करने के बाद 5 लाख वोटों से अपनी जीत का दावा कर दिया। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं 101% मुझे विश्वास है और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा विश्वास। वहीं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी गांव कुटबा में अपने परिवार के साथ मतदान किया और वोट डालने के बाद जी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा किया। मेरे गांव में आप गांव तक आए हैं, गुड़ खा के जरूर जाइयो। हमारा गुड़ स्पेशल है पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में ऐसा गुड़ कहीं नहीं मिलता। 4 जून को ये गुड़ कौन खाएगा? शिव चौक पर घंटा भी बजाएंगे, हमारे यहाँ शिव चौक पर घंटा बजता है। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मतदान किया और अपने बेटे नकुलनाथ की जीत का भरोसा जताया। मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने लाइन में लगकर वोट डाला, जबकि बुजुर्ग और बीमार वोटर्स ने भी मतदान करके अपना धर्म निभाया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। चूंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है, इसलिए मतदाता वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित दिखे। सबसे ज्यादा खुशी तो उन युवाओं के चेहरे पर दिखी जो 18 वर्ष की आयु पूरी करके पहली बार वोट डालने पहुंचे। वेरी एक्साइटेड, लाइक सुबह से मॉर्निंग से पापा ने उठाया था कि तेरा फर्स्ट वोट एंड यू हैव टू, तो उसी तरह से वैसे ही वोट डाल दिया एंड फीलिंग वेरी हैप्पी। हम यूथ हैं तो हम अपना फ्यूचर देख के करेंगे कि कौन यूथ की डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, तो वही देख के हमने वोट दिया। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन भी चर्चा में रही, जो मंडप से सीधे मतदान करने पहुंची। मतलब शादी तो अभी सुबह ही तो हुए हैं, फेरे सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद फिर विदाई हुई। मतदान के दौरान यूपी के सहारनपुर में एक महिला मतदान कर्मी नजीर पेश करती आई। ईशा अरोड़ा सबसे पहले मतदान केंद्र पर ड्यूटी के लिए पहुंची, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। कोई भी काम अगर असाइन हुआ है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं पंक्चुअली अपना राइट टाइम पर गई हूँ एंड ड्यूटी मैंने ली है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक दिन पहले कोर्ट में दी गई ईडी की दलीलों के बाद आज आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के इशारे पर गहरी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां भी मुहैया नहीं कराई जा रही। बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है।
एक दिन पहले ही कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के डाइट चार्ट को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 30 साल से शुगर के मरीज हैं और वो इसके लिए इंसुलिन लेते हैं, लेकिन जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन और ईडी से जवाब मांगा और इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत अब इस मामले में 22 अप्रैल यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के डाइट चार्ट पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जेल और उनके डाइट चार्ट में फर्क है, जिस पर केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि इतने दिनों में उन्होंने सिर्फ 3 बार आम खाए, तो वहीं उन्होंने केवल 1 बार नवरात्रि का प्रसाद खाया जिसमें आलू पूरी था। 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम, उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया। केजरीवाल के डाइट चार्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से भी दलीलें रखी गयी। तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि उन्हें फल खाने की मनाही है, लेकिन वो आम खाते रहे। जेल प्रशासन ने ये भी बताया कि केजरीवाल ने खुद ही इंसुलिन बंद करने की जानकारी दी थी। इस दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने भी कोर्ट में बताया कि केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो डॉक्टरों के मुताबिक नहीं है और इसी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि ईडी की इस दलील का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने साजिश के तहत केजरीवाल को इंसुलिन न देने का आरोप लगाया, तो वहीं केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि केजरीवाल तो अपने घर का खाना खा रहे हैं, ऐसे में उनका शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है, बाकी दिन तो जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी जिसको मंजूरी दी गई। जल्द ही आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों की दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ओटीसी यानी ओवर द काउंटर बिकने वाली दवाओं को जनरल स्टोर या किराने की दुकानों पर उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। ओटीसी यानी वो दवाएं जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन दिखाए खरीदी जा सकती हैं। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द और गैस की दवाएं ओटीसी की कैटेगरी में आती हैं। हालांकि भारत में अभी तक ओवर द काउंटर बिकने वाली दवाओं की कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में ओटीसी दवाओं की कैटेगरी बनी हुई है और यहाँ ये दवाएं जनरल स्टोर्स में आसानी से उपलब्ध होती हैं। अब भारत सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और ओटीसी दवाओं को जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध करवाने के बारे में सोच रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने ओटीसी ड्रग पॉलिसी तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने ओवर द काउंटर बेची जा सकने वाली दवाओं की एक लिस्ट बनाकर केंद्र सरकार को दी है। एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि ओटीसी दवाओं को किराने की दुकान पर उपलब्ध करवाने से लोगों को बहुत फायदा होगा, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल स्टोर कम होते हैं या बहुत दूर होते हैं। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। वहां कॉलेज कैंपस में एक सिरफिरे आशिक ने एक छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप कॉलेज के ही छात्र रहे फयाज पर लगा, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में फयाज नेहा नाम की एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता नजर आया। बताया गया कि एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा और पार्षद की बेटी नेहा से आरोपी फयाज एक तरफा प्यार करता था और वो पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन नेहा ने आरोपी के प्यार को ठुकरा दिया। ये बात फयाज को नागवार गुजरी और उसने नेहा को सबक सिखाने की ठान ली। आरोपी चाकू लेकर कॉलेज पहुंच गया और नेहा को सामने से रोक लिया। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे नेहा वहीं गिर गई। लेकिन आरोपी नहीं रुका और वो एक के बाद एक चाकू से हमला करता रहा। हमले के बाद आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हमले में बुरी तरह घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं कॉलेज कैंपस में छात्र की दिन दहाड़े हुई हत्या की खबर फैलते ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा खोल दिया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर और टायर जलाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। We had taken up FIR is registered yesterday, and the accused was also secured within 1 hour's time. And we have completed the formality, and he is being sent to judicial custody. And regarding the further investigation of the case, we have taken it. It's a very serious case, and we have taken it seriously, and accordingly we are proceeding. पुलिस की लाख समझाने के बाद भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। चार धाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 3 हफ्ते के वक्त जो है वो समय बचा हुआ है, जिसे देखते हुए चारों धाम में तैयारियों को तेज कर दिया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए सिर्फ 4 दिनों में 14 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पिछले साल चार धाम यात्रा 4 महीने चली थी और तब 55 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। प्रशासन के मुताबिक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। हालांकि केदारनाथ धाम और आसपास के इलाके में अभी भी 2 से 3 फीट बर्फ है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। गौरीकुंड से केदार धाम तक जाने वाले 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भी बर्फ जमी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मई के पहले हफ्ते तक केदारनाथ में बर्फबारी की संभावना है, जबकि 15 मई के बाद केदारनाथ में मौसम खुल जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है। 4 लोग एक साथ चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए एक धाम की यात्रा कर पाएंगे और इसके लिए उनको 3.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। श्रद्धालु चारों धाम के लिए भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सुविधाएं ले सकते हैं और इसके लिए उनको प्रति व्यक्ति 1,95,000 रुपए देने होंगे। इस रकम में आने जाने, ठहरने और खाना भी शामिल है। अब खबरें विस्तार से। पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी को 2 शहजादों की फ्लॉप जोड़ी बताया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अमरोहा से ही आते हैं, इसलिए पीएम मोदी ने अपनी चुनावी यात्रा में मोहम्मद शमी की भी जमकर तारीफ की। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि खुद को यदुवंशी बताने वाले अखिलेश यादव आज उन लोगों के साथ हैं जो मेरे द्वारका जाने पर सवाल उठाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह मीडिया से रूबरू हुए और इस बार के चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सीट का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया, उस सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए गर्व की बात है। जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा ड्रग्स कारोबार की एक बड़ी मंडी बनता जा रहा है। ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही उत्तर प्रदेश पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली।
यूपी पुलिस ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ओमिक्रॉन सोसाइटी के फ्लैट में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने यहां छापा मारा और एक घर से 26 किलो 670 ग्राम ड्रग्स बरामद की। पुलिस ने ड्रग्स के साथ 4 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि पकड़े गए चारों आरोपी नाइजीरिया से आकर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सिंडिकेट चलाते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्रेटर नोएडा के कई विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी ड्रग्स की सप्लाई करते थे। उसमें स्वाट टीम द्वारा, दादरी टीम द्वारा, इकोटेक टीम 1 टीम द्वारा वहाँ पे रेड करी गई और रेड करने के बाद वहाँ पे पूरा फैक्ट्री सेटअप, रॉ मटेरियल्स और लगभग 26 किलो जो मेथ है वहाँ से बरामद करी गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूएशन 150 करोड़ है। फिलहाल पुलिस ड्रग्स कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और पता लगा रही है कि यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई कहाँ होती थी और इसे कौन सप्लाई करता था। बीते कई सालों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा ड्रग्स तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं जो ड्रग्स तस्करों के लिए आसान शिकार होते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छोटे बड़े 200 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिनमें देश के कोने कोने से हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वालों की नजर इन छात्रों पर रहती है, जिन्हें वो ड्रग्स की लत लगाकर अपना धंधा चलाते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, जिसके तहत कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 जनवरी 2024 को पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 126 से करीब 12 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर 2023 को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया। 27 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने 30 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की और कॉलेज में नशीली दवाएं बेचने के आरोप में 4 छात्रों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि इससे पहले 17 मई 2023 को ग्रेटर नोएडा में एक मकान में छापेमारी के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और अफ्रीकी मूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में एक बार विदेशी नागरिकों पर आतंकी हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार दहशतगर्दों ने जापान के नागरिकों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने जापान के नागरिकों को ले जा रही एक वैन पर सुसाइड अटैक किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला कराची के मानसेहरा कॉलोनी के पास हुआ। वैन में 5 जापानियों समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें एक ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने कार से वैन में टक्कर मारी और फिर फायरिंग की। जापान के नागरिकों को लेकर जा रही वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हमले के बाद कराची पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाती नजर आई। हालांकि इस आत्मघाती हमले में जापान के 5 नागरिक बाल बच गए, लेकिन वैन के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक दस्ते के मुताबिक इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले दोनों आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। बताया जा रहा है कि जापान के सभी 5 नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों पर हमला कोई नई बात नहीं है। जिस तरह जापानी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ, ठीक उसी तरह कई बार चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाया जा चुका है और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों की जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अप्रैल 2022 में कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की एक बस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 3 चीनी शिक्षकों और स्थानीय ड्राइवर की मौत हुई थी। अगस्त 2021 में भी ग्वादर में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 2 बच्चों की जान गई थी और 3 व्यक्ति घायल हुए थे। जुलाई 2021 में आतंकवादियों ने पाकिस्तान में एक शटल बस को अपना निशाना बनाया था, जिनमें 9 चीनी नागरिक और 4 पाकिस्तानियों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में चीनी राजदूत की मेजबानी कर रहे एक होटल में कार बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली थी। 2018 में बीएलए ने दक्षिण पाकिस्तान के कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी मारे गए, जबकि इससे पहले मई 2017 में मोटरसाइकिल सवार 2 बंदूकधारियों ने चीनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे 10 मजदूरों की हत्या कर दी थी। कनाडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी गोल्डी डकैती के मामले में वहां की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कनाडा की पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। कनाडा पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल 2023 को टोरंटो एयरपोर्ट से 133 करोड़ रुपए का सोना और कैश चोरी हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक कंटेनर में सोने की 6,600 छड़ें रखी थी, जिनका वजन 400 किलोग्राम से भी ज्यादा था।
चोरी हुआ सोना और कैश 2 स्विस बैंक का था, जिसे एयर कनाडा की फ्लाइट के जरिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से टोरंटो लाया जा रहा था। टोरंटो एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होने के बाद कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गोल्ड और कैश से भरा कार्गो कंटेनर ही चुरा लिया। कुछ घंटे बाद जब बैंक के कर्मचारी कंटेनर लेने पहुंचे, तब जाकर इस सबसे बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। लेकिन तब तक चोर गोल्ड और कैश से भरा कंटेनर लेकर रफू चक्कर हो गए थे। सोने की सबसे बड़ी चोरी को 1 साल बीत चुका है और इस मामले में अभी तक सिर्फ 1 किलो सोना मिला है और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में भारतीय मूल के परमपाल सिद्धू और अमित जलोटा शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे मॉडर्न शहर दुबई में बाढ़ के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ और बारिश ने दुबई में जिस तरह से कहर बरपाया है, शायद ही लोगों ने कभी इस तरह की तबाही दुबई में तो कम से कम नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें देखिए। क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ के बाद दुबई के तकरीबन सभी इलाके पानी में डूबे नजर आए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। दुबई में बाढ़ के बाद ऐसा सैलाब आया कि सड़कें तालाब बन गईं। यहाँ की सड़कों पर दौड़ने वाली लग्जरी गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब गई। कयाक इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घर मकान पानी में डूब गए तो जिंदगी खतरे में पड़ गई। लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा। जी